नमस्कार दोस्तों, आरबी द विजन चैनल पर हम आशीष शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जैसा कि बसंत पंचमी का दिन है, उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामना। ठीक, और माँ सरस्वती आप लोगों के ऊपर विराजमान हो। आप लोग जल्द से जल्द पुलिस की वर्दी धारण करके हमारे सामने प्रस्तुत हों, ये ऐसी कामना के साथ आज हम अपनी क्लास को फिर से शुरू करते हैं। और क्लास में शुरू करते हैं वही अभ्यास श्रृंखला हमारी एक और नई आई है। ठीक है, नई अभ्यास श्रृंखलाओं के साथ आज हम आए हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि ईश्वर करे कि यहीं से प्रश्न आए, इसी श्रृंखलाओं से प्रश्न आए। ठीक है, अब देखिए, हिंदी तो पढ़ाई ही जा रही, हिंदी तो हर जगह से पढ़ाई जा रही, पूरे के पूरे भाग को लेके आया जा रहा है, तो इसके अलावा और कहाँ से पूछा जाएगा। ठीक, यह ध्यान रखिए, जितना आपने पढ़ा उतने से ही पूछा जाएगा, उससे बाहर से पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रश्न श्रृंखला को। तो इसमें जो सबसे पहला जो प्रश्न आया, सबसे पहला प्रश्न कौन सा आया? पहला प्रश्न देखिएगा, लिखा गया मुंडा भाषा परिवार क्षेत्र कौन सा है। ठीक, मुंडा भाषा परिवार क्षेत्र कौन सा है, यह आपको देखना है। इसमें दिया गया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर। ठीक, अब आप में यहाँ पे मित्र यह बताएंगे मुंडा जो भाषा परिवार है, यह भाषा परिवार किस क्षेत्र का है। तो मित्र यहाँ देखिए, यहाँ मुंडा जो होते हैं वह हमेशा ध्यान रखिएगा जहाँ जंगल वंगल होता है, पहाड़ी होते हैं, वहीं पे जाते हैं। ठीक है, राजस्थान को छोड़ दीजिएगा, तमिलनाडु को भी छोड़ दीजिए, नागपुर को भी छोड़ दीजिएगा, सीधे कहाँ जाएंगे? मध्य प्रदेश में जाएंगे। अगर हम आपको इसके इतिहास के बारे में बताएं कि मुंडा भाषा परिवार के इतिहास के बारे में बताएं, यह ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की भाषा होती है। ठीक, किसकी होती है? ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की भाषा होती है। ठीक, परिवार की भाषा होती है, जिसे दो वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र होता है वह क्या होता है? इसका जो मुख्य क्षेत्र होता है वह क्या होता है? झारखंड होता है। और झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश जाता है, उड़ीसा जाता है। ठीक, उड़ीसा जाता है। इनका जो यह जितना भी एरिया रहा सब किसका होता है? मुंडा भाषा परिवार का एरिया माना जाता है। ठीक है, तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो वह कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इसको अपने दिमाग में, अपने मन में एकदम बैठा कर रखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। तो चलिए दोस्त देखते हैं कि इसमें संयुक्त व्यंजन की बात आई है। यहाँ क्या लिखा गया? च लिखा गया, ट लिखा गया, औ लिखा गया। ठीक, और ध्यान दीजिएगा लिखा क्या गया कि कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। अगर इस तरह से प्रश्न आ जाता है तो अक्सर आप लोग मिस्टेक कर देते हो। क्यों कर देते हो? क्योंकि यहाँ पे एक नाम लिखा गया संयुक्त, दूसरा लिखा गया व्यंजन। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ सब कुछ आपको समझ में आ रहा। लेकिन जब संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो संयुक्त व्यंजन कौन सा हो जाएगा? ए। कौन सा क्या हो जाएगा? क्यों ऐसा कहा गया? तो संयुक्त व्यंजन का अर्थ क्या हो जाता है? याद ध्यान रखिए, दो भिन्न व्यंजन वर्ण। क्या हो जाते हैं? दो भिन्न व्यंजन वर्ण। ठीक, या आप इसको यह भी कह सकते हैं, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित व्यंजन। स्वर सहित व्यंजन जब संयुक्त हो जाते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, यह जो का और यह अलग अलग है ना, दो भिन्न व्यंजन वर्ण है, दोनों क्या हो गए? एक हो गए, तो इसलिए क्या कहलाएगा? संयुक्त कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? ध्यान रखिएगा, इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो टा है, टा की कोई बात ही नहीं। और जो लिखा गया इसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो अब इस तरह से आप यह ध्यान रखिए, जब आपसे पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन यह वाला रूप। कोई जरूरी है या ना हो, अगर आप मान लीजिए यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा। ठीक, और अगर का या दिया गया या तो है ही। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जहाँ पे क्या हो जाते हैं? संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वहां पर ध्यान रखना है कि जहाँ पर एक अलग व्यंजन हो, दूसरा अलग हो, अर्थात एक स्वर रहित होगा, एक स्वर सहित व्यंजन होगा, जो दोनों मिलेंगे तो वही क्या बन जाएगा? संयुक्त व्यंजन बन जाएगा। ठीक, तो वही क्या बन जाएगा? संयुक्त व्यंजन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है। ठीक, वह कौन सी भाषा है मित्र? यह ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तानी है।
भोजपुरी है, अवधी है, मैथिली है। इसमें आप बताएंगे इसमें कौन सी भाषा की बात कहा है। ध्यान रखिएगा कि पूछा है कि जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा होती है। तो भाषा की बात कर रहा है, ना कि बोली की बात कर रहा है। यार ध्यान रखिए, यह चीज हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। भाषा की बात कर रहा है तो वहाँ बोली की कोई प्रयोग नहीं करना, जब बोली की बात कर रहा होगा तो भाषा का कोई प्रयोग नहीं करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ हिंदुस्तानी है, भोजपुरी क्या है, बोली है, अवधी क्या है, बोली है, मैथिली क्या है, बोली है, कट गया, सब कट गया, बच्चा आपके पास क्या, हिंदुस्तानी। अर्थात हिंदुस्तानी भाषा हिंदी। हिंदी भाषा में हिंदुस्तानी मतलब क्या हो जाता है, हिंदी भाषा में क्या हो जाता है, अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, ठीक। ये सारे शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार। अगर आपसे पूछा जाए बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, ठीक। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, या अगर आपसे पूछा जाता है तो बाजार से क्या भाववाचक संज्ञा का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है, कि जातिवाचक होता है, कि व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है। अब किस संज्ञा का बोध होता है या आप हमें बताएंगे, ठीक। बाजार किस प्रकार की संज्ञा है, तो ध्यान रखिएगा बाजार मतलब क्या, भाववाचक है, नहीं है, ठीक। समूहवाचक है, जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है। बाजार में कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक। बाजार के अलावा मित्र यह ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आपको सामने लिखा जाए मेला, भीड़, जनता, जनता, परिवार, समाज, विद्यालय, यह सारे शब्द हमेशा क्या हो जाते हैं, समूहवाचक संज्ञा में चले जाते हैं। बाजार के अलावा यह भी क्या हो जाएंगे, सब समूहवाचक संज्ञा होंगे। दूसरी चीज यह याद रखिएगा, जो बाजार लिखा गया है, बाजार या जितना हमने यहाँ पे जो शब्द लिखा है, यह सभी हमेशा कहाँ होंगे, एक वचन में होंगे। कहाँ होंगे, एक वचन में होंगे, ठीक है, एक वचन में होंगे। बात क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, क्या कहा गया, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। दही स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, या उभय लिंग है, ठीक। तो ध्यान रखिए, जब हमने आपको लिंग की बात कही थी तो लिंग में हमने आपसे कहा था लिंग का कोई भी शब्द होगा, इस शब्द को आप किससे जोड़ेंगे, क्रिया से जोड़ देते हैं, ठीक। क्रिया से जोड़ देते हैं। जब क्रिया से जोड़ देते हैं तब वह क्या कहलाता है, वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा लिंग है। दही होता है कि होती है, ठीक। खट्टा है कि खट्टी है, तो ध्यान रखिए दही हमेशा क्या होता है, खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है। तो कौन सा हो गया भैया, यहाँ पुल्लिंग हो गया। यह होगा नहीं, यह भी नहीं होगा, ठीक। तो कौन सा सही हो जाएगा मित्र, पुल्लिंग सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, पुल्लिंग सही हो जाएगा। आगे बढ़े, फटाफट श्रृंखलाओं को कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों से जुड़ सके मित्र। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है, लिखा गया कि मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है। अब यहाँ बड़ी विसंगति हो गई कि इसमें पूछ लिया गया कि मैंने पत्र लिखा, तो फिर पूछा गया कि यहाँ पर पत्र शब्द में कौन सा कारक है। तो विकल्प आपको सामने क्या है, कर्ता कारक है, संबंध कारक है, कर्म कारक है, या करण कारक है, ठीक। इतना आपसे कहा गया, तो आप बताएंगे इसमें कौन सा कारक है, ठीक। बताइए, आप फटाफट बताइए कि इसमें कौन सा कारक है। तो मैंने पत्र को लिखा, ठीक। क्या हो गया, मैंने पत्र को लिखा। को साइलेंट हो जाता है, मतलब कि लोप हो जाता है। हिंदी में कहा जाता है लोप, अंग्रेजी में कहा जाता है साइलेंट। तो हिंदी में क्या हो जाता है, को का लोप हो जाता है। तो को का चिन्ह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कर्म के लिए मित्र प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म कारक बन जाएगा, ठीक। बात क्लियर है। अब यहाँ को का लोप हो जाता है, मैंने पत्र लिखा, ठीक। अगर कहा जाए वह आम खाता है, या हमने कहा राम आम खाता है, राम आम खाता है, ठीक। अगर कहा जाए मोहनी बीड़ा बजाती है, बीड़ा बजाती है। मोहनी क्या करते हैं, बीड़ा बजाती है। इन सारे वाक्यों में किसका प्रयोग किया जाता है मित्र, कर्म कारक का किया जाता है। क्यों किया जाता है कि यहाँ को का लोप हो जाता है, ठीक है।
राम आम को खाता है, मोहिनी वीणा को बजाती है। ठीक, तो अब यहाँ पे को का क्या हुआ, को शब्द का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कौन सा कारक का प्रयोग किया जाता है, कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने पत्र लिखा, तो पत्र को लिखा, तो पत्र जो है वह क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। ठीक, को क्या हो गया, कर्म कारक का चिन्ह हो जाता है। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, रेखांकित या कर दीजिएगा। ठीक, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो इसमें लिखा गया, देखिए विकल्प है क्या, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक, यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प लिखे गए हैं। ठीक है, अब यह जो 4 लिखे गए हैं, 4 में आप यह बताएंगे 4 में से कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आप भला तो जग भला, ठीक है, जग भले की बात कर रहा है, तो यह हमेशा ध्यान रखिए, यह सर्वसाधारण की बातों को सूचित कर रहा है। सर्वसाधारण के को सूचित कर रहा होता है। जो कोई सर्वसाधारण को सूचित करता है तो वहां पे हमेशा मित्र ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निश्चय होगा नहीं, अनिश्चय होगा नहीं, पुरुष होगा नहीं। ठीक है, अब निश्चय इसलिए नहीं होगा क्योंकि निश्चय यह और वह की बात करता है। ठीक, कोई और कुछ की बात करता है, कोई और कुछ की बात करता है। जो भ्रम होता है यहाँ पर होता है, लेकिन वहां क्या करता है, स्वयं अपने आप का बोध करवा रहा होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, निजत्व का बोध करवा रहा होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, निजवाचक हो गया। ठीक, कहा गया आप भला तो जग भला, तो कौन सा सर्वनाम हो गया मित्र, निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने लिखा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक, मतलब यहाँ पे जो 4 विकल्प दिया गया है, इन चारों विकल्पों में आपको क्या देखना है कि कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया है। तो मित्र ध्यान रखिएगा कि प्रेरणार्थक क्रिया है, तो इसमें लिखा गया जीना, लिखना, दिलवाना, चलना। ठीक, यह इतना लिखा गया है। ठीक है, अब आप हमें बताएंगे इसमें कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जीना है नहीं, लिखना नहीं, दिलवाना, चलवाना, ठीक, उठवाना, पढ़वाना, खिलवाना। ठीक, यह सारे शब्द क्या हो जाते हैं, हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिलवाना जो शब्द हुआ वह शब्द क्या कहलाया भैया, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाई। क्या कहलाई, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया कि संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद, वाक्य, प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया था। ठीक, अब यहाँ क्या कहा गया, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद, वाक्य, प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया था। तो आप बताइए कि इसमें जो 4 विकल्प आपके सामने लिखा गया कालिदास, भारवी, भवभूति और बाणभट्ट लिखा गया। ठीक, अब इसमें देखिए कि इसमें कौन हो जाते हैं, मतलब कि पद, वाक्य, प्रमाणज्ञ के लिए किसने प्रयोग किया था, आचार्य भवभूत ने किया था। और किस ग्रंथ में किया था, इनका एक उत्तर रामचरितम नामक ग्रंथ होता है, उत्तर रामचरितम नामक एक ग्रंथ होता है। उसी ग्रंथ में इन्होंने क्या लिखा था, पद, वाक्य, प्रमाणक को प्रमाणित किया था। और जिसे इसी ग्रंथ में इन्होंने करुण रस को क्या नाम दिया था, सर्वश्रेष्ठ रस कहा था, सर्वश्रेष्ठ रस कहा था। ठीक है, रस कहा। ठीक, यह भी ध्यान रखिएगा। तो आचार्य भवभूत को आप लगाइएगा। अगला वाक्य दिया गया है, अगला जो प्रश्न दिया गया उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर इसी में है। ठीक है, लिखा गया 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं। अर्थात 2 शब्दों, 2 वाक्यों, 2 वाक्यांशों को मिलाने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, संबंध बोधक कहा जाता है, समुच्चय बोधक कहा जाता है, विस्मयाद बोधक कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं है तो गलत है, मतलब 3 में से कोई एक है। एक तो हमने कल गलत कर दिया, 3 में कोई एक है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखिएगा यह भी नहीं होगा। अब बचा आपके पास 2। ठीक, और 2 में संबंध की बात करता है। संबंध हमेशा संज्ञा और सर्वनाम का संबंध
संज्ञा और सर्वनाम का संबंध एक दूसरे से जुड़ता है। बच्चा आपके पास क्या समुच्चय, समुच्चय का अर्थ क्या होता है जोड़ा, ठीक। समुच्चय का अर्थ क्या होता है जोड़ा। तो दो शब्दों का जोड़ा होगा, वाक्यों का जोड़ा होगा, वाक्यांशों का जोड़ा होगा, तो वहां पे कौन सा अव्यय होगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाता है, ठीक। वहां पे कौन सा अव्यय हो जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया अध्यक्ष और अधिष्ठता, अधिष्ठाता में उपसर्ग है। तो भैया ये तो कई बार हमने आपको हल करवाया है। इसमें लिखा गया अधि, अति, अध, अप्रति, ठीक है। अब अध्यक्ष और अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ सीधा सीधा एक उत्तर आप क्या देंगे, अधिक, क्योंकि हम आपको तीसरी बार यह पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम खुद ही आपको तीसरी बार पढ़ा रहे हैं। इसके बाद देखिए कि इसमें अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, फटाफट करते रहिएगा, झटपट आप लोग उत्तर देते रहिएगा। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, नए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो क्लास को थोड़ा सा और प्रमोट करेंगे, बढ़ाएंगे, लोगों को शेयर करेंगे, ठीक है। अब कहा गया निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, बोली नहीं है, भाषा नहीं है, पिपासा नहीं है कि अंकुर नहीं है, ठीक है। प्रत्यय युक्त मतलब कि जिसमें प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, ठीक है। तो प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है तो वहां पे कहाँ नहीं है, जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है, ठीक। प्रत्यय बोली में भी ई प्रत्यय लगा है, भाषा में आ प्रत्यय लगा है, यहाँ पिपासा में सा प्रत्यय लगा है, ठीक है। और अंकुर एक ऐसा शब्द बचता है जिसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा होता। प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है, अंकुर नहीं है, ठीक। कौन सा नहीं है, अंकुर नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है, पहचानो भैया इसको मिश्र वाक्य। आकाश भागता रहा, बीमार होने के कारण रमेश आज खेलने नहीं आया, महेश खेलता है और रमेश पढ़ता है, ठीक। यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो चलिए मैं तो फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हमेशा क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि यह का संबंध किससे जोड़ा गया, जिसे से। जहां पर एक वाक्य पर निर्भरता एक से अधिक आश्रित वाक्य आ जाए वहां पे कौन सा हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। आकाश भागता रहा कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है, ठीक। कैसा वाक्य, सरल वाक्य है, ठीक। बीमार होने के कारण रमेश आज खेलने नहीं आया, यह भी क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। एक ही रमेश की बात कहा जा रहा है, ठीक है। महेश खेलता और सीता पढ़ती है, यह क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाता है, ठीक। संयुक्त वाक्य हो जाता है। लेकिन यह जो डी वाला है इसे हम क्या कहेंगे, इसी को हम क्या कह देते हैं, मिश्र वाक्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मिश्र वाक्य कह देते हैं। बात क्लियर हो गई। अब इसी को क्या कहा जाएगा, मिश्र वाक्य। दूसरी चीज आप ध्यान रखिएगा, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। इधर मिटा देते हैं ताकि इधर जगह हो जाए हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, अब आप देखिएगा जहां पर जिस वाक्य में जब, तब, जिसे, उसे, उसे, जाना, जानो, माना, मानो, अब, तब, कब, ठीक, कदापि, कदापि, यह लिखा जाए कि, हालांकि, यह सारे शब्द दिखाई दे जाएंगे। वहां पे तुरंत कौन सा हो, तुरंत उस वाक्य को आप क्या आंख बंद करके क्या बताएंगे, मिश्र वाक्य है। इसके अलावा और कोई वाक्य नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक। इतना आप याद रखिएगा, जहां पर जिन वाक्यों में यह सारे शब्द दिखाई देंगे वहां पे आप तुरंत उसको क्या बताएंगे, मिश्र वाक्य बताएंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया कि कौन सा वाक्य आसन्न भूत में है, तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था मैंने आम खाया है। आसन्न का अर्थ आप यह याद रखिएगा कि निकट भूत की बात। आसन्न का अर्थ क्या हो जाता है, निकट। आसन्न का अर्थ क्या हो जाता है मित्र, निकट हो जाता है। तो आप हमें बताएंगे कि किस शब्द में आसन्न भूत का है, ठीक। अब मतलब निकट भूत की बात करें, तू आता तो मैं जाता, हेतु हेतु मजबूत हो जाता, मोहन आया और सीता गई, ठीक, पूर्ण भूत हो गया। निकट भूत की बात कर रहा, वह आया था या पूरी तरह से हो गया। मैंने आम खाया है,
अभी भी खा लिया ना क्रिया को, पहले वाले भूत समय में पूरा किया, तो डी वाला जो विकल्प होता है वह एकदम सही उत्तर हो जाता है। डी वाला विकल्प एकदम सही उत्तर है। ठीक, अब अगला कहा गया कि निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। ठीक, क्या कहा गया, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो आप हमें बताएंगे कि क्या हो गया, रमेश गोबर गणेश। ठीक, राम ने गोबर गणेश। ठीक, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। सुनो सुनो ये वह गा रही है। ठीक, क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं। ठीक, अब आप हमें यह बताएंगे कि इस वाक्य में कौन सा शब्द ऐसे है कि जो सही विराम चिन्हों के साथ प्रयोग किया गया है। तो देखिए भैया, यहाँ पे राम नरेश गोबर गणेश, तो अब यहाँ पे एक कामा लगना चाहिए था, तब यह वाक्य सही होता, लेकिन लगा नहीं, इसलिए गलत हो गया। अब दूसरा वाक्य दिया गया, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम के बाद विस्मयाद बोधक चिन्ह है, लक्ष्मण के बाद विस्मयाद बोधक चिन्ह है, इसलिए यह भी गलत हो गया। ठीक, कहा गया सुनो सुनो वह गा रही है। ठीक, सुनो सुनो वह गा रही है, तो यहाँ सुनो सुनो वह गा रही है। ठीक, कहा गया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, सी वाला विकल्प सही हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, सी। ठीक, क्या हो गया, सी सही हो गया। अब यहाँ पर क्या गड़बड़ी है, क्यों इसको नहीं माना गया, यह भी आप ध्यान रखिए। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं, तो यह हमने आपसे प्रश्न पूछा, तो यहाँ सही विराम चिन्ह क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक होगा, पूर्ण विराम नहीं लगाया जाएगा, इसलिए यह वाक्य गलत हो गया। बचा आपके पास क्या, सी। तो यही वाक्य क्या हो गया, आपको सही वाक्य रहा, बाकी और सब गलत रहे, क्योंकि सही विराम चिन्हों का कहीं कोई प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन संधि विच्छेद से उठाया गया है। पूछा गया नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है, नयन। ठीक, आंख। ठीक है, इसमें लिखा गया ने धन अन, ने धन अयन, ना धन अन, नय धन अन। तो ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस है, यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत। सही कौन सा हुआ, ने धन अन। हुआ कैसे, यह देखिए, ने और अय आया। ठीक, ने से क्या मिला आपको, ए से क्या मिला, अ, दोनों मिलकर क्या बना है, अय। शब्द क्या बन गया, नयन। ठीक, आ कहाँ चला गया, ना के साथ, यह आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, यह इसलिए इसमें कौन सी संधि होगी, नयन के संधि विच्छेद यह हो गया। और नयन में कौन सी संधि हो जाएगी, तो मित्र यह ध्यान रखिएगा, क्या हो जाए, अयादि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी, अयादि संधि हो जाएगी। बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया कतर व्योम में कौन सा समास है। ठीक, कतर व्योत, कतर व्योत में कौन सा समास है मित्र, फटाफट बताइए, बहुत नया समास है। इसमें पूछा गया कतर व्योत में कौन सा समास है, तो आप इसको जल्दी से बताइएगा, क्या कौन सा समास है। कौन सा समास है, बताइए फटाफट। बताइए कौन सा समास है। अब कतर व्योत में कौन सा समास है मित्र, यहाँ पे बताइए। विकल्प आपको सामने दिया गया, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। ठीक, अब कतर व्योत में मतलब क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं शब्द। तो अब एक दूसरे जब विपरीत होते हैं, तो विपरीत के लिए किस समास को लेकर आते हैं भैया, द्वंद्व समास को लेकर आते हैं। तो कतर व्योत में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों पद क्या हो जाते हैं, दोनों पद एक दूसरे से क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक, एक दूसरे से क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक, तो विकल्प नंबर एकदम सही, द्वंद्व समास हो जाएगा। बाकी रही द्विगु समास की, इसमें प्रथम पद क्या हो जाता है, प्रथम पद सदैव कैसा मिलेगा, संख्या मिलेगी। ठीक, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कारक चिन्ह दिखाई देगा। बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा अर्थ आपको दर्शाता रहेगा। ठीक, तीसरा अर्थ देता रहेगा। लेकिन यह क्या हो जाता है, कतर व्योत क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए कौन सा समास हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक, तो विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर है। अगला चलते हैं हम। लिखा गया कि आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचना अपने किस ग्रंथ में किया, रस सूत्र की विवेचना अपने किस ग्रंथ में किए, तो यह आपको बताना है।
उनका जो ग्रंथ था रस सूत्र की विवेचना किस ग्रंथ में की है? नाट्य दर्पण में, नाट्य शास्त्र में, हृदय दर्पण में, उपयुक्त में कोई नहीं, गलत हो गया। सीधा सीधा उत्तर है क्या है? नाट्य शास्त्र में किया था। ठीक है, मतलब ये रस सूत्र की विवेचना, रस का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? नाट्य शास्त्र में मिलता है। और नाट्य शास्त्र ग्रंथ किसका है? आचार्य भरत मुनि का है। ठीक, और आचार्य भरत मुनि ने ही अपने इस ग्रंथ को एक नाम दिया था। क्या नाम दिए थे? पंचम वेद कहा था। क्या कहा था? पंचम वेद कहा था। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि किस ग्रंथ को पंचम वेद कहा जाता है, तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ को पंचम वेद कहा जाता। कहने वाले आचार्य कौन थे? आचार्य भरत मुनि स्वयं थे। ठीक, आचार्य भरत मुनि स्वयं ने अपने ही ग्रंथ को क्या नाम दिया था? पंचम वेद नाम दिया था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा गया छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं? ठीक है, पतंजलि दिया गया, पिंगल दिया गया, पाणिनि दिया गया, मनु दिया गया। ठीक है, पतंजलि बहुत बाद में है, पाणिनि भी बहुत बाद में, मनु बहुत प्रारंभिक थे जहां कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो छंद शास्त्र जब प्रणेता होते हैं तो कौन माना जाता है? पिंगल ऋषि को माना जाता है। इसीलिए छंद का एक दूसरा नाम रखा जाता है। छंद का दूसरा नाम एक होता है जिसे क्या नाम दिया जाता है? पिंगल शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंगल शास्त्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? पिंगल शास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप यह डाल लीजिएगा पिंगल। ठीक, क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया? चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक, क्या कहा गया? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? में कौन सा अलंकार है? कहा गया यमक अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार और अनुप्रास। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है यह, और हमेशा एग्जाम में पूछी गई चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार हो जाता है? यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अधिकांशतः जितने भी एग्जाम आए हैं लगभग हर एग्जाम में पूछा ही गया है, तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहिएगा। और कहा गया चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात चरण रूपी कमल, मतलब कि कमल कैसे दिखाई दे रहा है? एकदम हरि के चरण जैसे दिखाई दे रहा है। इसमें कौन सा अलंकार हो जाता है? बताइए। अब इसमें कौन सा अलंकार हो जाता है मित्र? रूपक अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, इसमें कभी उपमा उत्प्रेक्षा या ये सब कुछ मतलब है, सीधे चरण कमल बंदो हरिराई रट जाइए इस पंक्ति को। कौन सा अलंकार हो जाता है? रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है मित्र? रूपक अलंकार होता है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कौन अनेकार्थक श्रेणी का नहीं है? अनेकार्थक श्रेणी मतलब अनेक अर्थ देने वाला नहीं है। तो मधु है, दूध है, शहद है, शराब है। मधु, शहद और शराब यह क्या हो जाते हैं? एक से अधिक अर्थ देते हैं। ठीक है, लेकिन दूध जो होता है वह अनेकार्थी श्रेणी में नहीं आता है, तो इसलिए विकल्प नंबर क्या हो गया? बी एकदम सही उत्तर। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन, रजोगुण वाला क्या है? रजोगुण वाला क्या है भैया? रजोगुण वाला शब्द कौन सा है? क्या कहा गया? रजोगुण वाला शब्द कौन सा है? तो रजोगुण वाला शब्द कौन सा है बताइए, फटाफट आप बताइएगा। आप झटपट आप बताइए, रजोगुण वाला शब्द कौन सा है? बताइए, फटाफट बताइए, उत्तर दीजिएगा। इसमें देखिए कि विकल्प में दिया गया तामसिक, राजसिक, वाचिक, सात्विक। वाचिक सात्विक काट दीजिएगा। ठीक, रजोगुण मतलब क्या हो जाता है? वाचिक भी, वाचिक तो आएगा ही नहीं रजोगुण में। ठीक है, अब बच्चा आपके पास क्या आया है? आपके पास जो राजसिक आता है, राजसिक आता है या रजोगुण होते, गुण वाले होते हैं। ठीक, राजसिक जो होते हैं वह रजोगुण वाले होते हैं, जो एकदम आराम से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ठीक, तो वह क्या हो जाता है? राजसिक हो जाता है। तामसिक मतलब क्या? भोगी आदमी जो होता है, व्यभिचारी जो होता है। ठीक है, तो यहाँ सात्विक कोई मतलब ही नहीं, वाचिक का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ राजसिक कर लीजिएगा। फिर कहा गया कि अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? तो आप बताएं किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। कमल शब्द लिखा गया है तो यहाँ जलज हो जाना चाहिए। ठीक, जलज, पंकज, सरोज सही है। इस जलज, पंकज, सरोज इसी क्या है? पुष्प है। कुसुम, फूल और सुमन हो गया। ठीक, सरस्वती हैं, आज सरस्वती का दिन भी है। ठीक है, आप सरस्वती के पूजन आज बढ़िया से करिएगा ताकि माँ सरस्वती आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आगे लेके जाएं।
ठीक है। अब देखिए, चलिए सरस्वती की हम बात करते हैं। सरस्वती, गिरा, भारती, बीड़ा, सही है, ठीक है। अब सूर्य के में लिखा गया है दिवस, याम, वासर। अब देखिए कि अब यहाँ पर क्या हो गया, ये चार विकल्प आपके सामने रखे गए हैं, तो इस चार विकल्पों में आप बताइएगा इसमें कौन सा सही हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा गलत है, यह भी सही है, यह भी सही, यह सही है, यह गलत है। यही क्या, सूर्य क्या है, गलत है, क्योंकि दिवस है, आप जानते हैं दिन के साथ आ जाता है, बाकी यह सब अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यह सूर्य, विकल्प नंबर डी को एकदम आप सही उत्तर लगा लीजिए, विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 23 का डी एकदम सही उत्तर। अगला क्वेश्चन दिया जाता है, कहा जाता है अनुरूप का विलोम शब्द क्या है। अनुरूप, अनुरूप का विलोम शब्द क्या है, विरूप है, प्रतिरूप है, अपरूप है, व्यतिरूप है, ठीक। अब आप हमें फट से उत्तर दीजिएगा कि अनुरूप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अनुरूप, प्रतिरूप, ठीक, क्या हो जाएगा, अनुरूप, प्रतिरूप, हमेशा चलता रहता है और यह सब प्रसिद्ध है, जितना है आपको यह हमेशा एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, यह सारी चीजें। तो अब देखिए कि यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रतिरूप हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगाना, ठीक, भेद प्रकट करना, चमक का गायब होना, ठीक, यह आपके सामने दिया गया है। अब यह जो दिया गया है तो इसमें आप बताइए कलई खुलना मतलब क्या हो जाता है। कलई खुलना का मतलब क्या हो जाता है, कलई खुल गया मतलब कि क्या हो गया भैया, भेद प्रकट हो गया आपका, ठीक है। तो विकल्प नंबर सी, सच्चाई का पता लगना तो नहीं होता, लेकिन कलई खुलना मतलब भेद का प्रकट होना हो जाता, ठीक है। तो विकल्प नंबर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। रात्रि है, पंख है, कार्य है या देव है। यह चार विकल्पों में से एक आपको चयन करना है, बताइए कौन सा है। अब देखिए, रात्रि तत्सम है, ठीक, पंख तद्भव है, ठीक है, कार्य क्या है, तत्सम है, और देव क्या है, तत्सम है, ठीक। तो अब आप देखिए पंख, विकल्प नंबर बी राइट आंसर, विकल्प नंबर बी राइट हो गया, ठीक, सही हो गया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित इनमें से वर्तनीय दृश्य से शुद्ध शब्द है। देखिए, उज्ज्वल दिया गया है, उज्ज्वल दिया गया है, उज्ज्वल दिया गया, उज्ज्वल दिया गया है। तो देखिए, उज्ज्वल तो गलत हो गया, यह भी गलत है, दो में भ्रमित है। लेकिन जब दो में भ्रमित होते हैं तो यह भी काट दीजिएगा, बहुत प्रसिद्ध है, यह शुद्ध वर्तनी में हमेशा पूछा जाता है, या संधि विच्छेद में आपसे पूछा जाएगा। तो जब संधि विच्छेद इसकी आप करते हैं तो क्या कहा जाता है, उत्धन ज्वल कहा जाता है, ठीक। ता के बाद अगर जा दिखाई देता है, ता का परिवर्तन जा के साथ तो शब्द बन जाता है क्या, उज्ज्वल बन जाता है, ठीक। देखिए यहाँ भी जा आधा, या आयत हलन के साथ है, यह भी आधा हो गया, तो इसलिए दोनों जा इसमें क्या हो जाते हैं, आधे आधे होते हैं, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, बी। फिर वही कहा गया कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है, जी जी विषा है, जी जी विषा है, जी जी विषा है, जी जी विषा है, ठीक। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसमें भैया देखिए, यह पूछा परंपरागत पूछा गया प्रश्न होता है, जी जी विषा हो जाता है, ठीक है, जी जी विषा हो जाता है, यह वाला डी वाला विकल्प सही। अब देखिए, कहा गया हिंदी भाषा उद्भव और विकास। हिंदी भाषा उद्भव और विकास का सही क्रम कौन सा है, कि हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से होता है और किस क्रम से उसका विकास होता है, यह चीज आपको बताना है। संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, सौसेनी है, पश्चिमी हिंदी है, खड़ी बोली है, ठीक। संस्कृत है, पाली, अपभ्रंश, ठीक, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, यह तो गलत हो गया, ठीक है। संस्कृत बाद पाली आ गई, पाली प्राकृत आ गई, प्राकृत बाद अपभ्रंश आ गई, अपभ्रंश बाद फिर संस्कृत यहाँ आया, गलत हो गया। पाली है, संस्कृत है, अपभ्रंश है, सुसंस्कृत है, सौसेनी, यह भी गलत हो गया। विकल्प नंबर एक आपका एकदम क्या हो गया, सही उत्तर हो गया, क्योंकि सबसे पहले कौन सी भाषा रही, संस्कृत, संस्कृत से उत्पन्न हुई पाली, पाली से उत्पन्न हुई प्राकृत, प्राकृत से उत्पन्न हुए थे अपभ्रंश, अपभ्रंश से आई सौसेनी, सौसेनी से आई पश्चिमी हिंदी, ठीक, पश्चिमी हिंदी से क्या आ गई, खड़ी बोली आ गई, ठीक है। तो विकल्प नंबर एक एकदम सही उत्तर होगा। थोड़ा इसमें लंबा कर दिया गया है, बाकी अपभ्रंश से सीधे क्या निकल कर आता है, हिंदी आती है, क्योंकि अपभ्रंश को 5 वर्गों में 7 वर्गों में बांट दिया गया है, तो वहीं से निकल कर आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए।
अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा गया किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। आप देखिए, अभिराम अविराम, स्थिर और लगातार, आदि और आदि, आरंभ और अभ्यस्त, ठीक, अचल और अंचल, स्थिर और क्षेत्र, अयस और अयस, बदनामी और लोहा। यह आपके सामने 4 विकल्प भैया दिए गए हैं। अब आपको जब अर्थ मालूम होगा तभी आप इसमें शब्द युग्म छांट सकते हैं। अब देखिए, अब अविराम का अर्थ स्थिर बताया गया, अविराम का अर्थ लगातार बताया गया, अभिराम स्थिर, अविराम लगातार, ठीक। आदि आरंभ रहा तो आदि क्या रहा, अभ्यस्त रहा, ठीक। और अचल मतलब स्थिर रहा, अंचल मतलब क्या हो गया, क्षेत्र हो गया, अयस मतलब बदनामी, अयस मतलब लोहा हो गया। तो देखिए, यह सही है, यह भी सही है, यह भी सही, यह वाला गलत है। प्रश्न के अनुसार कौन सा सही हो जाएगा, ए, क्योंकि यहाँ एक शब्द लिखा गया अभिराम। तो अभिराम का अर्थ क्या हो जाता है भैया, अभिराम का अर्थ क्या हो जाता है, इस अभिराम का अर्थ क्या हो जाता है, सुंदर से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है, सुंदर से, जिसको क्या कहा गया, स्थिर कहा गया। तो विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। क्लियर, क्लियर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्या कहा गया, फिर वही चीजें आ गई। कहा गया किस क्रमांक में कटक और कंटक शब्द युग्म है, ठीक। कंटक सेना से कांटा, सवारी सेना, कांटा कड़ा, द्वीप और सेना। तो आप बताइए कटक और कंटक में कौन सा है, यह आप हमें बताएंगे। तो कंटक का अर्थ भैया क्या होता है, सेना होता है। कंटक का अर्थ क्या होता है, कांटा हो जाता है। विकल्प नंबर या, कटक का अर्थ क्या हुआ, सेना, कंटक का अर्थ क्या हुआ, कांटा। तो विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर, ठीक। 31 का क्या हो गया, ए सही हो गया। क्लियर। अगला कहा गया, बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने। कहा गया भारत का तोताए हिंद किसे कहा जाता है। क्या कहा गया, भारत का तोताए हिंद किसे कहा गया। तो भारत का तोताए हिंद विद्यापति को कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है, सरफुद्दीन यजदी को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो मित्र यह ध्यान रखिए, भारत का तोताए हिंद किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है, ठीक। अमीर खुसरो ने खुद को क्या कहा था, खुद को भारत का तोताए हिंद कहा था, ठीक। भारत का तोताए हिंद कहा था, ठीक, तोताए हिंद कहा था। अगर आपसे कभी यह पूछ लिया जाए कि अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि किसने दिया है, तो स्वयं अमीर खुसरो ने अपने आप को तोताए हिंद की उपाधि दिए। और यहाँ जो विद्यापति हैं इनको एक उपनाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिल कवि कहा जाता है, ठीक। कोकिल कवि कहा जाता है, किसको कहा जाता है, विद्यापति को, ठीक। या इन्हीं को एक और नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है, अवहट्टी कवि नाम दिया जाता है, ठीक। अवहट्टी कवि नाम दिया जाता है। बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या, कौन सा भारत का तोताए हिंद कौन होगा भैया, अमीर खुसरो हो जाएंगे। बड़ी समस्या है कि यहाँ पे लिख देता है, पहलवे लिख देता है कि गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न संख्या 33 से 37 को उत्तर गद्यांश के आधार दिए गए हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है, जो ध्यान से पढ़ने के लिए कह देता है। हाँ, लेकिन अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे उत्तर भी नहीं मिलेगा आपको। जैसे कहा गया, प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अविराम सहज ही होता है। वह अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के लिए प्राणों का उत्कर्ष करने को सदैव तत्पर रहता है। जिस देश के निवासियों के हृदय में यह उत्सर्ग भावना नहीं होती है, वह राष्ट्र पराधीन होकर अपने सुख, शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है, ठीक। देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्ता का अस्तित्व ही नहीं रह सकता है। यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा कर अनौचित का निवारण करे, धर्म पर स्थिर रहे और अन्याय के लिए लड़े। समाज को हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर दे। अपने समाज के प्रति कर्तव्य से मुख मोड़कर उसे धोखा ना दे। हमने भी ध्यान से पढ़ा, आपने भी ध्यान से पढ़ा। अब हम इसमें से प्रश्न लेंगे। प्रश्न में लिखा गया, गद्यांश का शीर्षक है। गद्यांश का शीर्षक क्या है, राष्ट्रीय महत्व है,
राष्ट्र अभिमान है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, राष्ट्र के सुख और शांति है। तो आप चलिए बताइए कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो चलिए फटाफट बताइए। तो टोटल आपसे यह कहा गया है कि गद्यांश में राष्ट्र के अभिमान के बारे में बात कहा गया था, राष्ट्र अभिमान हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, राष्ट्र अभिमान हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी एकदम सही उत्तर हो गया। अगला कहा गया पराधीन राष्ट्र खो बैठता है अपनी समृद्धि की वजह से, अपनी भाषा की वजह से, अपने उत्सर्ग की वजह से, ठीक, अपने न्याय चेतना की वजह से। ठीक, कब खो बैठता है, या आप बताइए कब खो बैठता है देश की भाषा के लिए, किसके लिए क्यों खो बैठता है वह, ध्यान रखिएगा कि वह किसके लिए खो बैठता है। पराधीन राष्ट्र खो बैठता है अपनी समृद्धि के लिए। ठीक, जहाँ व्यक्तिगत अपने अंदर की भावना हो जाएगी, जहाँ आप राष्ट्र की भाषा के प्रति कोई प्रेम नहीं रखेंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, अपने आप को देखेंगे तो अपने आप देखेंगे, बाकी और सब तो खो ही जाएगा ना। ठीक, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अपने क्या हो जाएगा यहाँ पर अपनी समृद्धि के लिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, उत्सर्ग का, अधर्म का, भक्ति का कि हानि का। देखिए उत्सर्ग कई बार आया था, भक्ति भी आई, हानि भी आई, लेकिन अधर्म नहीं आया। तो अधर्म के, ठीक, 35 का क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर अगला देखिए, कहा गया है प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान होना चाहिए, किसके लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश की सुख शांति के लिए, देश की भाषा के लिए, देश के महत्व के लिए। ठीक, तो देश की समृद्धि के लिए भैया सीधा कहा गया, देश की समृद्धि के लिए सभी के अंदर क्या होना चाहिए, एक अभिमान होना चाहिए। जब तक अभिमान नहीं होगा तब तक कोई कांड होगा नहीं। ठीक है, कांड भी होना जरूरी है। देशभक्ति प्रेरित करती है किसको, अनौचित्य का निवारण करने के लिए, अन्याय हेतु लड़ने के लिए, अनुचित लाभ लड़ने के लिए, ठीक, और पराधीन के लिए युद्ध करने के लिए, पराधीन के लिए युद्ध करने हेतु। ठीक, अब आप बताएंगे इसमें से कौन सा सही हो जाएगा मित्र, बताइए फटाफट बताइएगा। इसमें सीधी बात है कि इसमें तो यह कहा गया ना, अनौचित्य का निवारण करने के लिए। ठीक, प्रेरित करता है किसको, अनौचित्य का निवारण करने के लिए करता है। तो विकल्प नंबर ए सही हो गया। अगला चले। अब यहाँ पे लिखा जाता है कवि प्रिया, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताएं। देव आए, केशवदास आए, पद्माकर आए, घनानंद आए। ठीक है, तो कवि प्रिया, ठीक है, कवि प्रिया या रसिक प्रिया, कनु प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञानशाला, यह सारी रचनाएं किसकी है भैया, केशवदास की है। यह रचना किसकी है, केशवदास की है। और केशवदास को यह ध्यान रखिएगा, केशवदास को एक और नाम दिया जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का क्या कहा जाता है, प्रेत कहा जाता है। ठीक है, केशवदास को क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और यह कवि प्रिय रचना किसकी है, केशव दास की है। किसकी है, केशव दास की है। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग। बड़ी समस्या है। अब कहा गया वापसी कहानी की, वापसी कहानी के किस पात्र की वापसी का जिक्र किया गया है। ठीक, देखिए कहाँ वापसी कहानी में किस पात्र के वापसी का जिक्र, गणेशी का, नरेंद्र का, अमर का, गजाधर बाबू का। तो ध्यान रखिएगा यह जितने भी पात्र होते हैं यह सारे पात्र किस कहानी के हैं, वापसी कहानी के हैं। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए वापसी कहानी के लिखा किसने था, ठीक, वापसी कहानी लिखा किसने था, तो यह आप ध्यान रखिएगा वापसी कहानी लिखा किसने था, तो इसको लिखे थे उषा प्रियंवदा ने। ठीक, किसने लिखा था, एक लेखिका थी जिसका नाम क्या था, उषा प्रियंवदा, प्रियंवदा थी। ठीक है, उषा प्रियंवदा ने लिखा था। क्या लिखा था, वापसी कहानी लिखा था। तो इसमें इन्होंने गजाधर बाबू के क्या होता है, वापसी के जिक्र किया। ठीक, किसके, गजाधर बाबू के वापसी का जिक्र किया है, क्योंकि वहाँ सामान का बांटना, गजाधर बाबू का आना, फिर जाना, फिर आना। ठीक है, और यह सब बाकी यहाँ पर किसके वापसी का जिक्र किया गया, गजाधर बाबू का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों देखिए इस समय हम लोग अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। आपको मैं एक बार और बता देता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने प्रश्नों के साथ जुड़िएगा, बाकी और कहीं से मत जुड़िएगा। इस समय केवल और केवल आपको प्रश्न ही देखना है, प्रश्न का उत्तर देखना, बाकी और कुछ भी नहीं देखना है। ठीक, तो यहाँ पे लिख दीजिए गजाधर बाबू। ठीक, अगला और अंतिम प्रश्न, अगला और अंतिम प्रश्न यह है, क्या कहा गया, तद्भव पत्रिका, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या, नाम बताइए। ठीक,
तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। लिखा गया अखिलेश, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोवती। ठीक, अब यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों को आप ध्यान से देखिएगा कि चारों विकल्पों में तद्भव पत्रिका की बात कही गई तो यह क्या हो गए, अखिलेश होते हैं। ठीक, कौन होते हैं, अखिलेश होते हैं। तद्भव पत्रिका के जो प्रकाशन करते हैं, प्रकाशन किसने कराया था, अखिलेश ने कराया था। बाकी जैसे उषा प्रियंवदा हैं, ठीक, उषा प्रियंवदा हैं, ये सब जो जितने भी लोग हैं यह सारे सब क्या हैं, लेखिका हैं। ठीक, क्या हैं, लेखिका हैं। ठीक, अब देखिए तद्भव पत्रिका जो होती है वह क्या थी, मतलब कि उसका प्रकाशन किसने कराया था, अखिलेश ने करवाया था। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से करवाए थे तो यह ध्यान रखिएगा लखनऊ से करवाए थे। ठीक, कहाँ से करवाए थे, लखनऊ से करवाए थे। बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है। ठीक, बहुत ही प्रसिद्ध समाचार पत्र रहा। ठीक, इस तरह से दोस्तों आज हमने आपको 40 क्वेश्चन का फिर एक साल करवाया। इसके बाद एक शानदार आपको पुलिस के लेवल के लेके आएंगे। बस थोड़ा सा आप इंतजार करिए, इसके बाद फिर आपको एकदम पुलिस वाला हूबहू क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, तब तक थोड़ा सा इंतजार करिए। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को पुनः एक बार बसंत पंचमी के पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामना। माँ सरस्वती आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे और आप जल्द से जल्द सफल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।